हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चंद दिनों से जो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज और कन्वेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। दरअसल ये बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि आगे जब हम वीडियोस के बारे में बात करेंगे तो हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 और 25 के बारे में भी बात करेंगे, जो कि पेरिस एग्रीमेंट है, कटोवाइस 2018 का कॉन्फ्रेंस है और स्पेन मैड्रिड जो है वहां पर भी 2019 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये सभी जो है वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। तो इन सभी के लिए प्रेडिसेसर जो है वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि UNFCCC दरअसल है क्या, ये काम क्या करता है और ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज को लेकर, खासकर जब हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, तो इसका कितना इंपॉर्टेंट योगदान है उन सभी को प्रिवेंट करने में और सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने में। इन सभी के बारे में आज का हमारा वीडियो होगा। तो आइए सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में, आई मीन व्हाट, व्हाई एंड हाउ, किस लिए जो है या फिर क्यों जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो दरअसल एग्जिस्टेंस में आता है, उसके बारे में जानते हैं। UNFCCC इज द प्राइमरी मल्टीलैटरल ट्रीटी। देखिए, मैंने कई वीडियोस में ऑलरेडी कहा है, मैं इस वीडियो में भी कहूंगा कि मल्टीलैटरल ट्रीटी वो होती है जहां पर एक से ज्यादा देशों के सरकारें जो है, यानी कि दुनिया भर में जितने अलग अलग सरकारें होती हैं, खासकर अगर हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स की ही बात करें तो वहां पर भी अलग अलग कंट्रीज जो है वहां पर आते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर। तो वहां पर अलग अलग कंट्रीज जो है इन ट्रीटीज को एक्सेप्ट करते हैं, इन एग्रीमेंट्स के वो सिग्नेटरीज बनते हैं, पार्टीज बनते हैं, तो इसे एक मल्टीलैटरल ट्रीटी कहा जाता है। तो UNFCCC भी जो है एक प्राइमरी मल्टीलैटरल ट्रीटी है गवर्निंग एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से लेकर जो है एक रेगुलर एक्शन, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है लेने चाहिए, इसके बारे में जो है ज्यादातर UNFCCC बात करता है। थ्रू अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स डायरेक्टेड एट द कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। हमने पिछले भी वीडियोस में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात किया हुआ था कि HFCs एंड CFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम ACs, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज होते हैं। ये इंडीड दुनिया भर के जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर्स, उन्हें बढ़ाते हैं, विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग गिव्स राइज टू क्लाइमेट चेंज। जिसकी वजह से आप सभी जानते हैं कि देयर इज अ राइज इन सी लेवल, ग्लेशियर्स का मेल्टडाउन होना, सुनामीज वगैरह का आना, ये सभी ऐसी चीजें जो है इस क्लाइमेट चेंज से आती हैं। Even though climate change is a global concern, some of the countries that are majorly responsible for greenhouse gas emissions into the atmosphere, जाहिर सी बात है 18th 19th सेंचुरी में जब वेस्टर्न वर्ल्ड, खासकर UK, USA जैसे कंट्रीज में एक अच्छे तौर पर, एक बहुत ही स्पीड तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो व्हेन कंपेयर्ड विद दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज भी ईस्टर्न साइड जब हम इंडिया या फिर सब कॉन्टिनेंट के कई कंट्रीज देखते हैं, या फिर एशियन कंट्रीज भी देख लें या फिर अफ्रीकन कंट्रीज जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, आज भी वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो ये मेजर जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, दिग्गज इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने एनवायरनमेंट को जो है बहुत ही पोल्यूट किया हुआ था क्योंकि एक लंबे अरसे से जो है एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट वो अपना डेवलपमेंट कर रहे थे। ये जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का जो ये अवेयरनेस है, ये बस 1960s और 70s से ही आया था। तो जाहिर सी बात है कि चंद मेजर कंट्रीज हैं जो ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग को जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं व्हेन कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज। इट इज कॉल्ड द रियो कन्वेंशन अलॉन्ग विथ इट्स सिस्टर्स कन्वेंशन। हम रियो कन्वेंशन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप उस रियो कन्वेंशन को भी जो है ध्यान से पढ़ लें क्योंकि वहां पर 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइन किए गए थे। सबसे पहला ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दूसरा जो है UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और तीसरा जो है UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आपको ये सभी 3 वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप जो है उन वीडियोस को देखिएगा। The first global conference on climate change was held in 1972 in Stockholm, Sweden। हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन पर भी वीडियो बनाया हुआ है जो कि 1972 में था। तो सबसे पहली बार उसी कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई गई थी कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमें थ्रेटन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो यही से ओरिजिनेट होता है, यही से हमें पहली बार देखने को मिलता है। द कॉन्फ्रेंस अशर्ड इन न्यूमरस ग्लोबल नेगोशिएशंस एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला सीरियस स्टेप जो लिया गया था वो इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लिया गया था।
ऑल ऑफ दीज कल्मिनेटेड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील इन 1992। ये तीनों भी जो अब कन्वेंशन जिसके बारे में हमने बात किया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन और ये क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन जो है, ये तीनों भी 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है वहां पर साइन किए गए थे। The treaty set limits on global greenhouse gas emissions on countries, but these are not binding and there are no enforcement mechanisms either। मैंने कई वीडियोस में कहा, अब भी कह रहा हूं कि अगर लीगैलिटी ना हो, अगर लीगली बाइंडिंग वो अग्रीमेंट्स ना हो तो दे आर मोर सॉर्ट ऑफ यूजलेस थिंग, क्योंकि सीरियसली जो है नेशंस उन्हें परस्यू नहीं करेंगे। तो ये भी जो कन्वेंशन है वो ज़्यादातर लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो ज़रूर इतना बताता है कि नेशंस जो है चाहिए कि वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को कट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए नेशनल लेवल लॉस एंड रेगुलेशंस जो है वो बनाए, किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जो है वो लिमिट्स बताता है। वो बताता है कि किस तरीके से हम एक प्रोसीजर बना सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को वगैरह, इन सभी के बारे में ये UNFCCC डील करता है। However, there are provisions for updates on protocols that can be used to set legally binding emission limits on countries। हमने कई प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हमने बारे में बात किया। जब हम पेरिस अग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे, COP21, तो वहाँ पर भी हम पेरिस अकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके के प्रोटोकॉल्स और अकॉर्ड जो है वो लीगली बाइंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस रख सकते हैं। तो इस कन्वेंशन के सक्सेसर जो है, अगर कोई अकॉर्ड या फिर अगर कोई प्रोटोकॉल इस तरीके का अनाउंस किया जाता है तो वो जो है मेंबर पार्टीज जो कोई भी होंगे उस पर लीगली बाइंडिंग होंगे। The parties of the convention meet annually in conference of parties or COP to review the progress under the convention। तो हर साल conference of parties होती है, तो वो conference of parties एक सुप्रीम बॉडी की तरह काम करती है UNFCCC के लिए। हर साल वो किसी न किसी एक सिटी को चूज करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, रिपोर्ट्स और डाटा वगैरह एनालाइज किया जाता है, डिस्कस करते हैं कि किसी तरीके का चेंज ज़रूरत है या फिर हमने कितना प्रोग्रेस किया हुआ है या फिर कितना जो है हम फेल हुए हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने में और एनवायरमेंट को बचाने में। इन सभी के बारे में डिस्कशंस वहाँ पर होती हैं। There are 165 countries that are signatories of agreement, 179 countries are parties to UNFCCC। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में डिफरेंस भी बताया हुआ है कि सिग्नेटरीज कौन होते हैं और पार्टीज कौन होते हैं। दरअसल सिग्नेटरीज वो कंट्रीज होते हैं जो दरअसल इस कन्वेंशन को पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, यानी कि इनिशिएशन इन्हीं कंट्रीज से आता है, लेकिन पार्टीज जो हैं वो एडिशनली जो है इन्हें रेटिफाई करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ऑफ कोर्स सिग्नेटरीज भी जो है वो पार्टीज ही होते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे पॉलिटिकल बैकिंग भी नहीं दी वो भी जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो इस कन्वेंशन के पार्टीज बन सकते हैं। तो यहाँ पर 165 कंट्रीज जो है सिग्नेटरीज हैं इस एग्रीमेंट के और 197 कंट्रीज जो हैं इसके पार्टीज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज ऑफ दीज एनेक्स लिस्ट, चंद लिस्ट वो मेंटेन करता है, जैसे कि एनेक्स 1 कंट्रीज विच आर डेवलप्ड नेशंस, जिन पर पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ योर एडवर्स एक्शंस आज ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आ रहा है, तो तुम पर जो है ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सबसे पहले अपने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करो। दूसरे जो है एनेक्स नंबर 2, डेवलप्ड बट ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि और फर्दर डेवलप्ड कंट्रीज जिन पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑफ कोर्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम तो आपको करना चाहिए, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है आपको चाहिए कि आप उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करें ताकि वो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो लेकिन एनवायरनमेंट को बिना किसी एडवर्स हार्म को पहुंचाए। तीसरी जो लिस्ट है वो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ज़्यादातर जो अफ्रीकन नेशंस है, एशिया में भी कई ऐसे नेशंस हैं जो अभी लीस्ट डेवलप्ड हैं, तो जाहिर सी बात है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को जो है एग्जेम्प्ट किया जाता है, उन्हें जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए जो है छूट दी जाती है कि ऐसा नहीं कि आप एडवर्सली इफेक्ट कर सकें, लेकिन अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मानो वहाँ पर जीरो है या फिर बहुत ही कम तादाद में है, तो ऐसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को चंद सालों तक छूट दी जाती है। और चौथा जो है वो नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज़ है, जो कि लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर इन पिछले वाले 3 लिस्टों में जिन कंट्रीज का नाम नहीं आता वो नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज में उनका नाम आता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।